गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि कल आपने रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप पढ़ा था, जिसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का आपने अध्ययन किया था। साथ ही साथ आपने रदरफोर्ड की कमियों को भी पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। डेविड हेनरिक नील्स बोर इसका पूरा नाम था। और बोर ने जो किया था, बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप को मिला जुलाकर अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और जो मान लीजिए कि पेपर में तो इसका क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है ये कि पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। तो बोर ने क्या किया था? बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप को मिला जुलाकर अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे बोर का परमाणु प्रतिरूप भी कहते हैं। इस मॉडल के हिसाब से, बोर के इस परमाणु मॉडल के हिसाब से 3 परिकल्पनाएं दी गई। तो आइए देखते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बोर की प्रथम परिकल्पना। बोर की प्रथम परिकल्पना। बोर की फर्स्ट परिकल्पना क्या कहती है? बोर की प्रथम परिकल्पना ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। बोर की प्रथम परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल जो है, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य कार्यरत कूलाम के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। जैसे ये नाभिक है, इस पर आवेश होता है Zd, मैंने कल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। Z प्रोटॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर या कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर चलती है, तो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल, ये जो पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल है, ये इसे इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य कूलाम आकर्षण बल से, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होता है। जो मतलब नाभिक के चारों चक्कर लगाने के लिए जो सिर्फ पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल चाहिए था, वो पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो कूलाम का आकर्षण बल लगता है उससे प्राप्त होता है। मैंने कल बता दिया था कि जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। उसी तरीके से विद्युत बल होता है। G की जगह पे कल भी याद होगा आपको, हमने K लगाया था, m1 की जगह q1 और m2 की जगह q2 अपॉन r²। तो अभिकेंद्रीय बल आप जानते हैं mv² अपॉन r, और कूलाम का जो बल होता है वो होता है K Q1
Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 की जगह पे क्या आएगा आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश E, नाभिक का आवेश Ze। वैसे तो बेटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ही आता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि माइनस अगर किसी सदिश राशि के आगे लगता है तो उसका अर्थ ये होता है कि आकाश दिशा का परिवर्तन उसमें होता है। तो mv स्क्वायर अपॉन r बराबर k zd स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो 11वीं क्लास में इसको हम लोग अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं। 11वीं क्लास में भी आपने ये पढ़ा है और इसे हम लोगों ने अपकेंद्रीय बल कहा है k zd स्क्वायर अपॉन r। और यहां पर इसको कूलाम का आकर्षण बल बोलते हैं, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर से k q1 की वैल्यू e, q2 की वैल्यू zd अपॉन r स्क्वायर। r यहां पर उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या भी बोलते हैं, कक्ष की त्रिज्या भी बोलते हैं। तो मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। हालांकि ये बात रदरफोर्ड ने ही बता दी थी, आपने पढ़ लिया था, आपने ये रदरफोर्ड वाले ने पढ़ लिया था। रदरफोर्ड ने अपनी तीसरी परिकल्पना में इस बात को बता दिया था। उसमें रदरफोर्ड ने ये बात बोल दी थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों चक्कर लगाता है, स्थिर नहीं रहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या काम करता है, आकर्षण बल चक्कर लगाता है। और चक्कर लगाने के लिए उसे जो अभिकेंद्रीय बल चाहिए होगा वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य कार्यरत कूलाम के आकर्षण बल से प्राप्त होगा। कूलाम के आकर्षण बल को एक बार फिर देख लीजिए। जिस तरह से 11वीं क्लास में आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, उसी तरीके से यहां पर विद्युत आकर्षण बल है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k यहां पर कूलाम का निर्णांक है, q1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, q2 नाभिक पर आवेश है और r स्क्वायर ये है इसका। तो ये बोर की प्रथम परिकल्पना का व्यवस्था है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं बोर की द्वितीय परिकल्पना। बोर की प्रथम नहीं है, द्वितीय परिकल्पना, सेकंड पॉइंट है। बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, या इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। आपने पढ़ा था mvr बराबर nh/2π, जहां n का मान 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है। बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। h/2π का गुणज n है और n यहां पर पूर्ण गुणज की बात चल रही है। इंटीजर यानी कि 1 से चालू होता है, 0 से नहीं होता। इसको मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ये बात भी आप जानते हैं, एम्पियर क्यों आता है। कोणीय संवेग आपको पढ़ाया गया था, L बराबर R क्रॉस P और P बराबर क्या होता है, mv। तो ये हो गया तुम्हारा mvr। तो बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों उन्हीं वृत्ताकार, मतलब कहते हैं इलेक्ट्रॉन
केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है और ये होता है mvr बराबर nh/2π। ये है बोर का द्वितीय परिकल्पना का सिस्टम। एक बार इसको देख। और हाँ, इस n को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसका मान 1 से प्रारंभ होता है और इसे बोर का क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? बोर का क्वांटम प्रतिबंध। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। बोर की तृतीय परिकल्पना को देखते हैं। बोर की तृतीय परिकल्पना, थर्ड हाइपोथेसिस कह सकते हैं इसको। तीसरी परिकल्पना क्या है बोर की? बोर की तीसरी परिकल्पना के अनुसार चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नहीं देता। बोर की तृतीय परिकल्पना के अनुसार चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरित नहीं करता, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। हाँ, ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में संक्रमण करे अथवा निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में संक्रमण करे। दोबारा सुनिएगा, बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा। बोर की तृतीय परिकल्पना के अनुसार घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरित नहीं करता, ऊर्जा नहीं देता। ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण, स्टेटमेंट को, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। ऊर्जा का उत्सर्जन एवं अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में संक्रमण करे अथवा निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में संक्रमण करे। अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में आया, उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में आया तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और यही इलेक्ट्रॉन अगर निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में गया तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। यह है बोर की तृतीय परिकल्पना। ठीक है, और इसको ये बताया गया था, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n2 से निम्न ऊर्जा स्तर n1 में संक्रमण करता है, यानी ऊपर से अगर नीचे आएगा En2 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, n2 कक्ष की ऊर्जा माइनस En1 बराबर hν। अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n2 ऊर्जा स्तर से n1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो दोनों ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर का फोटोन उत्सर्जित करेगा। En2 माइनस En1 बराबर hν। ये है बोर की तृतीय परिकल्पना। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए इसको भी, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बोर का परमाणु मॉडल मैंने आपसे कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 6 डेरिवेशन है, 6, जिसमें आज हम आपको पहला डेरिवेशन करा रहे हैं। कक्ष की त्रिज्या, nवे कक्ष की त्रिज्या, nवे कक्ष की त्रिज्या। ठीक है, आइए देखिए बोर की प्रथम परिकल्पना से। बोर की, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन nवे कक्ष में चक्कर लगा रहा है। किसमें चक्कर लगा रहा है? nवे कक्ष में। बताया था ये, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ये nवा कक्ष है, ये नाभिक है Ze, इसकी त्रिज्या है Rn
और ये इलेक्ट्रॉन है nवे कक्ष में vn वेग से चक्कर लगा रहा है। तो बोर की प्रथम परिकल्पना से, अभी पढ़ा था आपने, बोर की पहली परिकल्पना से mvn² अपॉन rn बराबर kZe² अपॉन rn²। बोर की प्रथम परिकल्पना के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन जैसे नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने के लिए उसे जो पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल चाहिए वो विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। ये आपने अभी पढ़ी थी। केवल बस यहाँ n आ गया है क्योंकि ये nवे कक्ष की थी, तो इस rn से ये rn कैंसिल हुआ और ये आया तुम्हारा mvn² बराबर kZe² अपॉन rn। ये तुम्हारी बोर की प्रथम परिकल्पना का स्टेटमेंट है। तो मैं इस rn की वैल्यू निकालनी है। जिस तरह से मैं आपको ये डेरिवेशन करा रहा हूं उसी तरीके से बेटा आपको करना है। बहुत ही आसान तरीके से करा रहा हूं और बहुत ही इजी वे में। इसके बाद है बोर की द्वितीय परिकल्पना। बोर की द्वितीय परिकल्पना से क्या बताइए? बोर की दूसरी परिकल्पना, बोर की द्वितीय परिकल्पना से mvn rn बराबर nh अपॉन 2 बोर की दूसरी परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो mvn rn बराबर nh/2π। यहां से vn का मान निकालिए। vn बराबर क्या आएगा? nh/2π m rn। nh/2π और m rn का डिवाइड लगा दीजिए। ये तुम्हारा समीकरण नंबर 2 हो गया और इस समीकरण 2 को 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 से समीकरण 1 में, 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, चलिए रखते हैं। आइए 2 से आप 1 में मान रखिए तो m आएगा vn² की जगह ये रख दीजिएगा n² h² अपॉन 2 के जगह 4 π² n² और rn²। देख लीजिए आप, vn² है n² h², 2 का स्क्वायर 4 π² n² rn² बराबर आएगा आपका kZe² अपॉन rn। एक m से एक m कैंसिल हुआ, एक rn से एक rn भी कैंसिल हुआ, तो rn बराबर क्या आया? n² h² अपॉन 4 π² m, और ये rn तो उधर चला गया और यहाँ क्या है? kZe²। k जो होता है ना यहाँ पर, इसकी वैल्यू 1/4 πε0 बोलते हैं इसको। ये कूलाम का नियतांक है। क्या है आपका? ये कूलाम का नियतांक k कूलाम का नियतांक है। ये तो विद्युतशीलता बोलते हैं इसको, ठीक है? ये पूरा कूलाम का नियतांक है। तो ये कूलाम कांस्टेंट इसको बोलते हैं, कूलाम नियतांक। आप इस मान को इसमें रख दीजिए तो Rn बराबर क्या आया? n² h², ठीक है? 4 π² m और k की जगह रखेंगे 1/4 πε0, तो 1 नीचे रह जाएगा, ऊपर क्या आएगा? 4 πε0 और क्या आएगा? Ze², 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, और Rn बराबर क्या आएगा? ε0 n² h² अपॉन
पाई एम जेड ई स्क्वायर। जब भी आपको कोई ऑनलाइन डेरिवेशन कराया जाए तो ये एक बहुत ही मतलब कई बार देखने की बात है। ये एक बार में तो वीडियो में आपको मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल से आएगा। ये समझ लीजिए अगर हम क्लास में किसी चीज को समझाते हैं तो 2 बार समझाते हैं, तो आप अगर किसी वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो ऑलरेडी वो ही आपके लिए कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो इसमें ये nवें कक्ष की त्रिज्या निकल के आई है ना। nवें कक्ष में त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन nवें कक्ष में चक्कर लगा रहा है जिसकी त्रिज्या Rn है, वेग कितना है Vn है। बोर की प्रथम परिकल्पना लगाई n Vn स्क्वायर Rn बराबर k z स्क्वायर अपॉन Rn। इस Rn से इस Rn को कैंसिल किया, m Vn स्क्वायर बराबर k z स्क्वायर अपॉन Rn समीकरण नंबर 1। बोर की द्वितीय परिकल्पना लगाई, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है जिसके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज है। तो m Vn Rn बराबर nh/2 पाई, जहां Vn बराबर Vn की वैल्यू निकाली यहां से हमने nh/2 पाई और m Rn। इस समीकरण 2 को उठा के 1 में रख दिया, m रखा और Vn स्क्वायर की जगह क्या आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आया 4 पाई स्क्वायर m और Rn स्क्वायर बराबर k z स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर। तो Rn से Rn कैंसिल, तो Rn बराबर आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m और इस k z स्क्वायर को नीचे ले k z स्क्वायर। यहां जो k है ये कूलाम का नियतांक होता है, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ये ऊपर चला जाएगा और 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा और ये वैल्यू निकल के आएगी। तो nवें कक्ष की त्रिज्या है Rn बराबर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m z स्क्वायर, जहां पर ये कह सकते हो कि Rn nवें कक्ष की जो त्रिज्या है वो समानुपाती होगी कक्ष संख्या के वर्ग के, Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जितनी ज्यादा कक्ष संख्या होगी, जितनी ज्यादा कक्ष संख्या होगी उतना ही ज्यादा आपका ये होगा। दूसरी बात Rn प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा 1/z, Rn की वैल्यू 1/z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कह सकते हो कि अगर z का मान ज्यादा होगा यानी कि पक्ष संख्या का मान ज्यादा होगा, सॉरी परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा तो nवें कक्ष की त्रिज्या होगी वो कम होगी। z बढ़ाओगे तो n कम होगा, संख्या n बढ़ाओगे तो त्रिज्या बढ़ेगी। तो ये आपका मतलब जो है nवें कक्ष की त्रिज्या का मैंने डेरिवेशन कराया है। एक बार देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जो डेरिवेशन आपको कराते हैं, जो भी आपको डेरिवेशन कराते हैं, ये कई बार देखने का विषय है। एक बार में तो बहुत, और मैं ऐसे 6 डेरिवेशन आपको बता रहा हूं। अब ऑनलाइन क्लास में आपको इस बात का तो बेनिफिट है ही है कि हम एक टीचर के वीडियो को 3-4 बार देखें। ये मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो एक बार देखने से आप सोचें साहब समझ में आ जाएगा, आ भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ रहा, पर अगर आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखा कीजिए। जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे उतनी बार कुछ नया सीखेंगे। और कई लोगों को लगता है कि आवाज में वीडियो में प्रॉब्लम होती है, तो या तो पंखा बंद करके फोन सुने, नहीं तो हेडफोन जो आते हैं, लीड जो आती है, उनसे आप सुने आवाज को। शायद मेरी आवाज तो इतनी लाउड है कि बहुत अच्छा आवाज आएगा आपके पास, ठीक है। तो आप इसको देखें। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।